सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, बीपीएससी, सीडीएस, एनडीए, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा से आज सामान्य विज्ञान से यांत्रिकी में हम पढ़ेंगे समतल में गति। और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। समतल में गति, समतल में गति दैट इज मोशन इन प्लेन। समतल में गति, समतल में गति का अर्थ होता है या गति एक्स वाई प्लेन में हो या एक्स जेड प्लेन में हो, मतलब या गति एक्स वाई प्लेन में हो, एक्स जेड प्लेन में हो, वाई एक्स जेड प्लेन में हो, वाई जेड प्लेन में हो। तो एक समतल में अगर गति होता है या एक्स वाई के अंदिश या एक्स जेड प्लेन में हो या जेड एक्स प्लेन में हो, तो समतल में गति ये हो गया। तो समतल में गति मुख्य रूप से प्रक्षेप्य गति और वृत्तीय गति। समतल में गति का मुख्य उदाहरण जो है वो है प्रक्षेप्य गति और वृत्तीय गति। तो बच्चों, प्रक्षेप्य गति क्या है इसके बारे में पहले समझिए। प्रक्षेप्य गति जब किसी पिंड को क्षैतिज तल के से कोण बनाकर फेंका जाता है। जैसे किसी पिंड को, ये हो गया क्षैतिज तल से आप कोण बना के फेंकते हैं सीधे। जब किसी पिंड को क्षैतिज तल से कोण बनाकर फेंका जाता है तो उसके द्वारा बनाया गया वृत्ताकार पथ के ऊपर की गई गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। देखिए ध्यान से, जब किसी पिंड को क्षैतिज तल से कोण बनाकर फेंका जाता है तो उसके द्वारा बनाया गया ये ऐसे अगर आप किसी चीज को फेंकते हैं कस के, तो ये क्या होगा, इस तरह से इसका प्रोजेक्शन होगा ऐसे। ये वृत्ताकार पथ, मतलब उसके द्वारा बनाया गया वृत्ताकार पथ के ऊपर की गई गति, इस पथ के ऊपर जो की गई गति है ये कहलाती है प्रक्षेप्य गति कहलाती है। और प्रक्षेप द्वारा चला गया पथ, ये पथ किसके द्वारा, प्रक्षेप द्वारा चला गया पथ क्या कहलाता है, प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। जैसे किसी भी पत्थर को हम फेंकते हैं किसी एंगल के साथ, किसी कोण के साथ, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किसी कोण के साथ किसी पत्थर को जैसे हम फेंके तो ये क्या होता है, कोण बना के अगर हम फेंकते हैं तो उसके द्वारा बनाया गया वृत्ताकार पथ के ऊपर की गई गति, इस वृत्ताकार पथ के ऊपर जो गति की जा रही है वो प्रक्षेप्य गति कहलाती है। प्रक्षेप द्वारा चला गया पथ, ये पथ जो है प्रक्षेप द्वारा चला गया है तो इसे प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर उड़ते हुए विमान से बम गिरना। अगर कोई विमान उड़ रहा है, वहां से जब विमान कोई उड़ रहा है, वहां से जब कोई बम को गिराया जाता है तो वो इस तरह से गति करते हुए आती है। ये एक प्रक्षेप गति का उदाहरण है। दूसरा, जब हम किसी भी दिशा में पत्थर के टुकड़ा को फेंक देते हैं तो वो एक प्रक्षेप गति का उदाहरण है। थर्ड, राइफल से निकली गोली, जब गोली राइफल से निकलती है तो इस तरह से प्रोसेस में होती है, ऐसे आती है। राइफल से निकली हुई गोली क्या होती है, वो भी आपका प्रक्षेप गति का उदाहरण है। जब एक एथलीट किसी जैवलिन को फेंकता है, ऐसे किसी एंगल के साथ वो फेंकता है, तो वो भी एक प्रक्षेप गति का उदाहरण है। प्रक्षेप द्वारा जो ये सबसे अधिकतम ऊंचाई इस बिंदु पर है, इससे अधिक ऊंचा नहीं जाता है, तो इसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं। ये वाला इस बिंदु से ऊपर प्रक्षेप नहीं जाता है, तो ये बिंदु यहां से ग्राउंड तक ये मैक्सिमम हाइट, महत्तम ऊंचाई कहलाता है। और प्रक्षेप जो है मूल बिंदु से ये बिंदु जहां पर प्रक्षेप टकराता है तो वो कहलाता है परास, क्षैतिज परास। ये परास कहलाता है, क्षैतिज परास कहलाता है। तो बच्चों, प्रक्षेप गति एक समतल में गति का एक उदाहरण है। जब किसी भी दिशा में हम पत्थर के टुकड़े को फेंकते हैं तो वो एक प्रक्षेप गति का उदाहरण होता है। और प्रक्षेप द्वारा चला गया ये पथ प्रक्षेप पथ कहलाता है। प्रक्षेप द्वारा जो पथ चला जाता है उसको प्रक्षेप पथ कहते हैं। अब जो है गति में, प्रक्षेप गति में देखते हैं कि ये पॉइंट जो है महत्तम ऊंचाई का पॉइंट है। अगर किसी पिंड को हम थीटा कोण के साथ फेंकते हैं तो इधर इस वेग का इधर घटक एक्स अक्ष के तरफ
यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये हो जाता है यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। इधर जो u का घटक है ये हो जाएगा u साइन थीटा। मतलब ये वेग जो है पिंड को ऊपर की तरफ ले जाएगा। ये पॉइंट, ये जो है मैक्सिमम हाइट है, महत्तम ऊंचाई का, इससे अधिक ऊंचाई नहीं प्राप्त करेगा अगर इस थीटा एंगल से फेंका गया, महत्तम ऊंचाई का। और बच्चों याद रखेंगे कि महत्तम ऊंचाई किसी प्रक्षेप गति में एच मैक्स, ये जो हो जाता है इसका सूत्र हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हो गया महत्तम ऊंचाई का सूत्र। यू हो गया जिस वेग से प्रक्षेप को फेंका गया, और थीटा जो है ये कोण हो गया जिस कोण के साथ प्रक्षेप को फेंका गया। और जी का मान सभी जानते हैं कि जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फीट में करेंगे तो 32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर। फीट में होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो द्वितीय त्वरण है उसको फीट में कितना लिखेंगे, 32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर। और बच्चों ये परास जो है वो थीटा कोण पर फेंकने के पश्चात ये क्षैतिज परास रेंज बराबर हो जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हो गया क्षैतिज परास का सूत्र। अगर थीटा 30 रखेंगे तो 60 हो जाएगा, थीटा यहाँ 45 रखेंगे तो ये 90 हो जाएगा, थीटा अगर 60 रखेंगे तो 120 हो जाएगा। तो ये हो गया परास का सूत्र, ये हो गया महत्तम ऊंचाई का सूत्र। तो सबसे ज्यादा अगर परास प्राप्त करना है तो थीटा के किस मान के लिए सबसे अधिक दूरी तय होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, P तक की दूरी थीटा के किस मान के लिए प्राप्त होगा, तो 45 डिग्री के लिए। चूंकि यहाँ 45 रखेंगे तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1, तो r बराबर यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा, r बराबर यू स्क्वायर बाई जी। तो महत्तम परास कब होगा, महत्तम परास ये होगा जब थीटा कितना होगा, 45 डिग्री का। 45 डिग्री का हो जाएगा तो यू स्क्वायर बाई जी। जब हम सीधे किसी पिंड को ऊपर फेंकते थे तो यही समीकरण आता था यू स्क्वायर बाई जी। तो ये मतलब कि क्षैतिज परास जो हो जाएगा वो इसी समीकरण से आएगा। क्षैतिज परास सबसे अधिक थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर ये सबसे अधिक दूरी तय करेगा। और महत्तम ऊंचाई जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब पिंड को आप इस थीटा को 90 डिग्री पर फेंकेंगे इस तरह से, तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो यू स्क्वायर बाई 2g का एप्लीकेशन यहाँ लगेगा, यू स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। मतलब जब थीटा आप देखते हैं यहाँ 45 है, इसको 90 डिग्री पर जब सीधे फेंकते हैं ऊपर तो वो सबसे अधिक दूरी पर जाएगा, और ये समीकरण हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, चूंकि थीटा 90 साइन 90 का मान 1 हो जाता है। और महत्तम परास कब होगा, इधर वाला दूरी सबसे अधिक कब तय करेगा, जब थीटा जो है 45 डिग्री का होगा, तब जो होगा क्षैतिज परास सबसे अधिक होगा। बच्चों ये भी ध्यान नोटिस करें, ये मैक्सिमम हाइट पर केवल वेग के एक ही घटक होते हैं, वो होगा यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, इससे अधिक और नहीं। यू कॉस थीटा हो गया। तो यू कॉस थीटा का अर्थ है कि महत्तम ऊंचाई पर ऊपर वाला वेग शून्य है, मतलब यू वाई जो होता है इस पॉइंट पर ऊपर वाला वेग शून्य, केवल जो है वेग का क्षैतिज घटक होता है जिसको कहते हैं यू कॉस थीटा। यहाँ पर केवल एक ही वेग है। और बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा कि जब किसी पिंड को, मान लीजिए कि कोई पिंड है और दोनों समान ऊंचाई पर है, दोनों की ऊंचाई समान है, ए और बी दोनों, एक पिंड ए है और दूसरा पिंड बी है, दोनों समान ऊंचाई पर है ए बी, और ये इसको हम लोग u1 वेग से फेंक रहे हैं और इसको u2 वेग से फेंक रहे हैं। अगर u2 छोटा है u1 से, तो भी जो है अगर हाइट दोनों की समान है, दोनों का हाइट क्या है, समान है, तो दोनों समान समय में ही नीचे पहुंचेंगे। आप इधर मान लीजिए कि एक पिंड को फेंके 20 मीटर पर सेकेंड से और दूसरे पिंड को इधर फेंके 40 मीटर पर सेकेंड से, ओके। तो जो हाइट अगर समान है, ये दोनों का हाइट क्या है, h है, समान है,
तो ऊपर से नीचे पहुंचने में जो लगा समय होगा ऊपर से नीचे, इसके लिए भी टी होगा और इसके लिए भी टी होगा। मतलब दोनों के लिए नीचे पहुंचने में लगा समय बराबर होगा अगर ऊंचाई समान रहे तो। चाहे आप कितना भी वेग से पिंड को क्षैतिज दिशा में क्यों ना फेंकें, अगर पिंड को आप क्षैतिज दिशा में फेंक रहे हैं, दो पिंड को एक साथ, और दोनों की ऊंचाई एक समान बनी रहती है, तो दोनों एक ही समय पर पृथ्वी से टकराएंगे। एक ही समय पर क्या होगा, पृथ्वी से ये दोनों टकराएंगे। आप वेग कुछ भी रखें, 100 मीटर पर सेकंड रखें, इसको 2 मीटर पर सेकंड रखें, अगर एक ही ऊंचाई से फेंक रहे हैं तो दोनों समान समय पर ही पृथ्वी पर गिरेगा, चूंकि इधर केवल क्षैतिज वेग है। और बच्चों महत्तम ऊंचाई यहाँ ओ से जब किसी पिंड को प्रोजेक्ट किया जाता है, फेंका जाता है, तो ए बिंदु तक आने में, ओ से ए बिंदु तक आने में जो समय लगता है, तो ओ से ए बिंदु तक आने में लगा समय T इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। T इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। मतलब O से A तक पहुंचने में कितना समय लगा, यू साइन थीटा बाई जी। कब ये यूज करेंगे, जब किसी पिंड को किसी थीटा कोण के साथ फेंकेंगे तो महत्तम बिंदु तक पहुंचने में, महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय ये हो गया। फिर बच्चों ए से बी तक अगर कोई पिंड आ रहा है, ए से फिर बी तक, तो उतना ही समय लगेगा जितना समय में ये पिंड यहाँ से ए बिंदु तक गया था। ये पिंड का ओ से ए बिंदु तक और ए से बी बिंदु तक जो आने में समय है, दोनों बराबर है। अतः ए से पी तक, मतलब ये ग्राउंड से टकराने का समय, पी तक ये जमीन से छूने का समय, पी तक आने में लगा समय टी, ये भी टी ही होगा, और यू साइन थीटा बाई जी, इसको यू साइन थीटा बाई जी, ये भी वही समय होगा। और बच्चों ओ से पी तक, पूरा ओ से पी तक आने में कितना समय लगा, तो ओ से पी तक आने में लगा समय, ओ से पी तक आने में लगा समय कितना हो जाएगा, ओ से पी तक आने में लगा समय को दोनों समय जोड़ देंगे। यहाँ जो टी है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो समय लगा और यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो समय लगा, तो दोनों टी को जोड़ दीजिए। टी प्लस टी, 2t बराबर एक टी के लिए यू साइन थीटा बाई जी कर दीजिए, दूसरा टी के लिए यू साइन थीटा बाई जी कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। ये टोटल समय जो है यही हो गया उड़ान काल का समय। मतलब O से A और A से P तक जो पिंड गति किया प्रक्षेप गति में, उसको उड़ान काल का समय कहते हैं। ये हो गया उड़ान काल का समय, इसे उड़ान काल का समय कहलाता है। और बच्चों ये मैक्सिमम क्षैतिज परास जो होता है यहाँ से यहाँ तक केवल 45 पर, ये सबसे ज्यादा एक्स अक्ष की तरफ दूरी तय करेगा, और सबसे ऊपर अगर दूरी तय करना है महत्तम ऊंचाई के लिए तो थीटा 90 डिग्री हो जाता है। तो ये प्रक्षेप गति है, और ये पथ जो होता है इसका, यहाँ से O से A, इसको बोलते हैं परवलयकार। ये परवलयकार होता है, परवलयकार। अब बच्चों प्रक्षेप गति में, प्रक्षेप गति में देखिए,
पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित एक प्रक्षेप गति में इसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। मतलब कि वेग का जो क्षैतिज घटक है वो u cos थीटा, इधर वाला घटक, ये पूरे गति के दौरान u cos थीटा क्षैतिज घटक कभी नहीं बदलता है। जो भी बदलेगा वो u sin थीटा उद्धग्र घटक जो है ये बदलता है। ऊर्ध्वाधर घटक जो है ऊर्ध्वाधर में, उद्धग्र में वर्टिकल कंपोनेंट, ये केवल बदलेगा। uy ux हमेशा क्षैतिज घटक जो है वो कभी बदलता नहीं है। अर्थात मीन्स प्रक्षेपित एक प्रक्षेप गति में पृथ्वी की सतह से कोई भी प्रक्षेपित करते हैं आप प्रक्षेप को, तो उसके वेग का जो है क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। मतलब कि x वाला भाग जो है हमेशा स्थिर रहेगा। और बच्चों यहाँ क्षैतिज परास, उड़ान के दौरान प्रक्षेप द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, ये देखिए यहाँ पूरा उड़ान, ये उड़ान इस तरह से है। उड़ान के दौरान प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज दूरी, यहाँ से O से P तक क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। मतलब O से P तक जो दूरी है वो क्षैतिज परास है। अधिकतम क्षैतिज परास मतलब अधिकतम दूरी तय करना चाहते हैं तो पिंड को आपको 45 डिग्री के कोण पर फेंकना होगा। ये 45 हुआ, तो 45 पर पिंड का जो परास होगा वो ज्यादा होगा, क्षैतिज परास ज्यादा होगा। मतलब यहाँ से P डैश हो जाएगा। मतलब अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कोण के साथ फेंकना पड़ेगा? 45 डिग्री के कोण के साथ फेंकना होगा आपको अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त करने के लिए। मतलब देखिए सभी परास पर जो है वो पिंड का वैल्यू दिखाया जाता है। और सबसे अधिक मान कब होगा? जब थीटा आप 45 डिग्री से किसी पिंड को आप प्रक्षेपित कर रहे हैं तो वहां क्षैतिज परास का मान अधिक हो जाता है। ये चीज यहां बताया गया। तो प्रक्षेप गति में वेग का जो क्षैतिज घटक है वह घटक हमेशा स्थिर रहता है। वेग का क्षैतिज घटक हमेशा स्थिर रहता है, अर्थात पूरे उड़ान के दौरान नहीं बदलता है। एक्स घटक, क्षैतिज घटक जो होता है प्रक्षेप गति में पूरे उड़ान के दौरान नहीं बदलता है। तो बच्चों यहाँ कुछ व्यंजक है। जो कुल उड़ान काल का समय का कुल सूत्र क्या हो गया था? 2u sin थीटा बाई जी। ये सूत्र जो है पूरे यहाँ से लेके इस बिंदु तक आने में लगा समय, और O से महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने में जो समय लगेगा तो उसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट u sin थीटा बाई जी। ये समय काल जो है यहाँ से महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। और फिर टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है, यहाँ से नीचे आने में समय। तो टाइम ऑफ एसेंट TA, टाइम ऑफ डिसेंट भी u sin थीटा बाई जी। जितना यहाँ से यहाँ आने में समय लगेगा उतना ही यहाँ से यहाँ आने में समय लगेगा, और इन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो ये उड़ान काल का समय निकल जाता है, जो कि 2u sin थीटा बाई जी हो जाता है। और बच्चों इस पॉइंट पर जो है u cos थीटा, ये जो है हर बिंदु पर u cos थीटा बना ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। और महत्तम ऊंचाई पर प्रक्षेप के जो गुरुत्वीय कार्य होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। महत्तम ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। बिकॉज नीचे जो है इस पॉइंट पर जी mg फोर्स नीचे लग रहा है और इसका वेग का कंपोनेंट इधर है। दोनों के बीच का कोण कितना का बन रहा है? 90 डिग्री का। जैसे देखिए मान लीजिए किसी प्रक्षेप को आप फेंक रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ पर u cos थीटा इधर है और पिंड जो है इसका द्रव्यमान m है, वो पृथ्वी की भार, ये बल जो है इधर लग रहा है। तो दोनों इसके बीच का कोण, वेग और बल के बीच का कोण कितना हुआ? 90 डिग्री। और जिधर वेग होगा उधर ही विस्थापन होगा। तो बल और विस्थापन, बल नीचे लग रहा है और विस्थापन इस अक्ष की तरफ हो रहा है। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो वर्क क्या हो गया? कार्य 0 होगा। मतलब प्रक्षेप गति के महत्तम ऊंचाई पर बात किया जाए कार्य के, तो कार्य क्या होगा? शून्य हो जाएगा महत्तम ऊंचाई पर। यहाँ शक्ति भी शून्य हो जाएगा। तो बच्चों ये लेक्चर 12 सामान्य विज्ञान यांत्रिकी से फॉर एसएससी सीजीएल के लिए यही समाप्त होने जा रहा है। आज हमने समतल में गति के बारे में पढ़ा और अगले लेक्चर में फिर पढ़ेंगे हम। तब तक आप सभी बच्चों को धन्यवाद।
फॉर वॉचिंग वीडियोस। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, बीपीएससी, सीडीएस, एनडीए तथा बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए सामान्य विज्ञान से आज का जो हमारा लेक्चर है वो जड़त्व से है। और जड़त्व को बहुत अच्छी तरह से समझने का कोशिश करना है, क्योंकि जड़त्व से सवाल होते हैं। तो बच्चों, आज का लेक्चर है जड़त्व। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और जड़त्व को समझिए। जड़त्व को बच्चों इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व को इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? ये वस्तु का गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था, देखिए, अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब वस्तु यदि विराम में है, दैट इज v=0, मतलब वस्तु क्या है? रेस्ट में है, रेस्ट में है, विराम में है, तो इस परिवर्तन का, विराम में ही रहने की कोशिश करेगा और विराम में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। यदि वस्तु समरूप वेग से एक समान चाल से गतिमान है, एक समान चाल से वस्तु गतिमान है, तो वो एक समान चाल की गति की अवस्था में ही रहना चाहेगा और एक समान चाल की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन का विरोध करेगा। मतलब एक समान गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा। एक समान गति है तो एक समान गति में ही रहेगा, इसमें आने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये कहलाता है जड़त्व। जड़त्व को इनर्शिया कहते हैं। और जड़त्व जो है वो 3 प्रकार का होता है। जड़त्व है 3 प्रकार का। पहला जड़त्व है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। विराम का जड़त्व वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे। मतलब जैसे कि हमने जड़त्व के बारे में यहाँ बताया कि जड़त्व क्या है कि वस्तु अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, तो जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व में भी विराम का जड़त्व, और विराम का जड़त्व क्या होता है? केवल विराम से संबंधित, मीन्स वस्तु का वह गुण जिससे वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे। विराम का जड़त्व का अर्थ होता है कि विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसे हम विराम का जड़त्व कहलाता है। दूसरा है गति का जड़त्व, मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन। गति का जड़त्व का अर्थ हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी एक समान गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे। होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, एक समान गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसे गति का जड़त्व कहलाता है। वह गति का जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व के 2 प्रकार हमने अभी पढ़ा। विराम का जड़त्व मतलब अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध। विराम का जड़त्व मतलब अपने विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध। गति का जड़त्व मतलब अपने एक समान गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, तो गति का जड़त्व कहलाता है। इसको इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। अब दिशा का जड़त्व, तीसरा जड़त्व है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दिशा का जड़त्व क्या है? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की दिशा में, वस्तु का ऐसा गुणधर्म है जिसके कारण वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में होने वाले परिवर्तन का वो विरोध करता है, तो वो दिशा का जड़त्व कहलाता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीनों जड़त्व के उदाहरण के कुछ उदाहरण में, जैसे कि हमने पढ़ा विराम के जड़त्व, गति के जड़त्व और दिशा के जड़त्व, तो इन सबों में एक एक उदाहरण, 2-2 उदाहरण आपको दिया गया है। तो विराम के जड़त्व का उदाहरण है, जैसे पहला उदाहरण है विराम के जड़त्व का, बस के अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। ये सब विराम के जड़त्व के कारण, बस के अचानक चलने से, अगर बस अचानक चलना शुरू कर देता है तो क्या होता है कि बस का जो चक्का है जो वो चलना प्रारंभ कर देता है, तो बस के सतह से मनुष्य का पैर कांटेक्ट में रहता है।
तो पैर पहले गति में आ जाता है और विराम के जड़त्व के कारण बॉडी रेस्ट में, ऊपर वाला बॉडी विराम में रहना चाहता है, जिसके कारण गाड़ी के आगे चलने से, अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। ये आगे चलेगा तो आदमी पीछे की ओर गिर जाएगा। विराम के जड़त्व का दूसरा उदाहरण है कंबल को तेजी से झटकने पर। अगर कंबल को आप तेजी से झटकिएगा तो उसके धूल कण या कोट को या कंबल को या ऊनी वस्त्र को तेजी से जब झटकते हैं तो उसमें धूल कण अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम कंबल को झटके तो कंबल गति में आ गया, लेकिन उसमें उपस्थित धूल कण अपनी विरामावस्था को कायम रखना चाहते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं, वो अपनी स्थिति से नहीं हटते। तो कंबल को तेजी से झटकने पर धूल कण अलग हो जाते हैं, तो ये भी विराम के जड़त्व का उदाहरण है। तीसरा है पेड़ की शाखा को हिलाने पर उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। जैसे बच्चों पेड़ है तो पेड़ की शाखा पर जो फल लगे रहते हैं तो शाखा को हिलाते हैं तो क्या होता है कि ये शाखा हिलना शुरू कर देता है, लेकिन जड़त्व के कारण ये फल जो है वो विराम अवस्था में बना रहना चाहता है, जिसके कारण ये टहनी मूव कर जाती है और फल नीचे गिर जाता है। तो पेड़ की शाखा हिलाने पर उसके फल टूट कर नीचे गिर जाते हैं, ये विराम का जड़त्व है। फोर्थ है खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने से छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने से वह चकनाचूर हो जाता है। तो शीशे में जब आप बंदूक की गोली मारेंगे तो शीशा जो है अपना विरामा अवस्था कायम रखना चाहता है, लेकिन बंदूक की गोली इतनी तेजी आती है कि वहां से शीशा का जो है वो एकदम थोड़ा सा होल करके और शीशा का कवरिंग जो है वो हटा देता है, लेकिन चकनाचूर नहीं होता है। तो ये भी विराम का जड़त्व। शीशा जो है जिस पोर्शन से गोली टकराता है तो वो पोर्शन जो है वो शीशा का विराम अवस्था में रहना चाहता है। तो विराम अवस्था, और ये जो है ये शीशा जैसे गोली आया इसको यहाँ से मूव कर दिया और ये अपने विराम अवस्था को बाकी के शीशा कायम रखना चाहते हैं। तो यही कारण है ये चारों जो है विराम के जड़त्व के उदाहरण है। गति के जड़त्व के उदाहरण में चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसके यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। मतलब गाड़ी कोई चल रही है, गतिमान है और गाड़ी चल रही है, तो आप भी गतिमान हैं या आप भी, गाड़ी चल रही है। तो चलती गाड़ी के अचानक रुकने से जैसे ये रुकेगा तो आपका निचला भाग पहले विराम अवस्था में आएगा, तो गाड़ी के गति के कारण आपका अगला भाग क्या है, मोशन में है, तो आप किधर मूव कर पाएंगे, आगे की ओर आप गिर जाएंगे। क्योंकि देखिए गाड़ी गतिमान है, सारा बॉडी आपका गतिमान है, लेकिन गाड़ी जब रुकेगी तो पहले आपका पैर जो लोअर पोर्शन है, नीचे वाला भाग है, वो विराम में आ जाएगा गाड़ी के रुकने से, और ये जो है आगे वाला पोर्शन गति की अवस्था को कायम रखने के लिए ये क्या होगा, आगे की ओर आदमी झुक जाता है। ये हो गया गति के जड़त्व का उदाहरण। दूसरा है चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर। जब कोई चलती गाड़ी चल रही है, इससे सोचिए कि आप अचानक उतर जाने पर यात्री आगे की ओर गिर जाता है। तो जैसे चलती गाड़ी से आप नीचे उतरे तो आपका फर्श जो है, आपका पैर जो है सबसे पहले स्थिर होता है, फर्श के संपर्क में आने से पहले स्थिर होता है, लेकिन आगे का पोर्शन, ऊपर का पोर्शन गति में रहता है, जिसके कारण आप आगे की ओर गिर जाते हैं। यह भी गति के जड़त्व का उदाहरण है। तीसरा है एक समान चलती रेलगाड़ी में, अगर कोई रेलगाड़ी एक समान रूप से चल रही है, इस पर आप कोई गेंद को उछाल देते हैं, कोई गेंद ऊपर की ओर उछालते हैं। एक समान चलती रेलगाड़ी में ऊपर उछाली गई गेंद उछालने वालों के हाथ में, फिर क्या होगा, वो आपके हाथ में ही आ जाएगा। ये भी गति के जड़त्व के कारण ही ऐसा हो पाता है। अब दिशा के जड़त्व का उदाहरण, जब कोई बस दाहिने ओर मुड़ती है, जैसे बस चल रही होती है और बस दाहिने ओर मुड़ती है, तो उसमें बैठा यात्री किधर मुड़ जाएगा, बाईं ओर झुक जाता है, और ये दिशा के जड़त्व का उदाहरण है। दिशा के जड़त्व के उदाहरण में जब कोई बस दाहिने ओर मुड़ती है, जब बस जो है वो चल रही है और दाहिने ओर मुड़ेगी, तो उसमें सवार यात्री
बाईं ओर झुक जाता है, और बाईं ओर झुकना ये दिशा के जड़त्व का उदाहरण है। दूसरा है किसी घूमती हुई चक्रघिन्नी से जलते बारूद की लौ वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश निकलती है। घूमती हुई चक्रघिन्नी से जलते बारूद जो होते हैं वो वृत्ताकार पथ में, उसका लौ जो होता है वो वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश से निकलती है। ये भी दिशा के जड़त्व का उदाहरण है। तो बच्चों अब अगला पॉइंट है तो संवेग, रेखीय संवेग। संवेग या रेखीय संवेग अभी पढ़ेंगे हम लोग, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। संवेग को हम लोग इंग्लिश में लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो बच्चों किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा रेखीय वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। द्रव्यमान तथा रेखीय वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। और संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग पी द्वारा सूचित करते हैं। देखिए बच्चों, वस्तु का द्रव्यमान यदि m है तथा वेग भी है तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग बराबर m गुना वेग। संवेग बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान गुना वेग। तो यहाँ संवेग को हम लोग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से परिभाषित करते हैं। द्रव्यमान को m से मापा जाता है और वेग को v से मापा जाता है, तो हो गया m इंटू वी। यहाँ देखिए बच्चों, द्रव्यमान का मात्रक kg और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया? kg मीटर प्रति सेकेंड। इसका मात्रक भी हो गया kg मीटर प्रति सेकेंड। संवेग एक सदिश राशि होता है, ये आप लोग समझेंगे। तो बच्चों ये संवेग है। और ये चीज, एक चीज और कि P बराबर क्या होता है? द्रव्यमान m गुना v, mv। यदि द्रव्यमान दुगुना करा दिया जाए, इसका द्रव्यमान अगर कितना हो जाए, ये मान लीजिए P1 बराबर m1 इंटू v1। अगर मान लीजिए बच्चों की इस P1 के जगह पर इसका द्रव्यमान को दोगुना m2 m1 के जगह पर इससे डबल मास आ जाए तो संवेग बदल जाएगा। द्रव्यमान बदलने से आपका संवेग बदल जाएगा और वेग बदलने से भी संवेग बदल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है द्रव्यमान P2 बराबर हो गया 2m1, मतलब द्रव्यमान इसका दुगुना हो गया, इंटू v1। तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 यहाँ पर m1 और यहाँ पर इंटू v1। द्रव्यमान को केवल दुगुना किया गया, बराबर 2 m1 v1 कितना के बराबर है? ये देखिए m1 v1 कितना के बराबर है? P1 के बराबर। तो 2 इंटू P1, मतलब संवेग जो है P2 ये कितना हो जाएगा? P1 के दोगुना हो जाएगा। यदि आपका द्रव्यमान बढ़ जा रहा है, दोगुना हो गया, तो संवेग भी दोगुना हो जाएगा। द्रव्यमान 4 गुना हो गया तो संवेग भी 4 गुना हो जाएगा। उसी तरह से अगर किसी वस्तु का वेग बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। यहां देखिएगा ध्यान से, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, ये हम लोग पढ़े अभी। यदि वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जा रहा है, अब वस्तु का जो वेग है, मान लीजिए इस वस्तु के वेग को हम दोगुना कर रहे हैं। देखिए जैसे P है P1 इज इक्वल टू m1 इंटू v1, ये है शुरुआती संवेग। और दूसरा P2 क्या हो गया? m1 वही रह रहा है लेकिन वेग क्या हो गया? 2 इंटू v1। तो P2 बराबर कितना हो गया? 2 m1 इंटू v1 बराबर कितना हो गया? 2 m1 v1 कितना के बराबर माने हैं? P1 के। तो देखिए ये क्या हो गया? संवेग, नया संवेग जो हो गया वो प्रारंभिक संवेग के दोगुना हो गया। मतलब द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाता है। अगर वेग नियत रहे और द्रव्यमान को दोगुना कर देते हैं तो संवेग भी दोगुना हो जाएगा। यहाँ द्रव्यमान नियत रहे और वेग को दोगुना कर दिया जाता है तो भी संवेग क्या हो जाएगा? दोगुना हो जा रहा है। और तीसरी स्थिति में मान लीजिए कि P1 इक्वल टू m1 v1, यहाँ पर बच्चों द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाता है 2m1,
और वेग को क्या किया जाता है, उसको भी दोगुना कर दिया जाता है। तो कितना हो गया, 2 2 जा 4 m1 v1। m1 v1 कितना के बराबर है, p1 के बराबर कितना हो गया 4 p1। मतलब संवेग इसमें क्या है p2, ये p1 बराबर इतना और p2 जो हो गया इसके केस में द्रव्यमान दोगुना कर दिया गया और वेग भी दोगुना कर दिया गया। तो p2 बराबर 4 p1 हो जाएगा ऐसे केसेस में। शुरुआती संवेग m1 v1, अब द्रव्यमान को इसका डबल हो गया 2m1, वेग 2v1, तो संवेग p2 हो गया नया संवेग। अब इसमें क्या हो गया कि p2 इज इक्वल टू 4, m1 v1 कितना हो गया, p1 के बराबर हो गया, तो संवेग कितना हो गया 4 गुना हो गया। यदि द्रव्यमान को और वेग दोनों को डबल कर दिया जाता है तो संवेग आपका 4 गुना हो जाता है। अगर द्रव्यमान को स्थिर रखें, वेग को आधा कर दीजिएगा तो संवेग जो होगा वो आधा हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यदि वेग को स्थिर रख रहे हैं आप, द्रव्यमान आधा कर दिया तो संवेग आधा। यदि द्रव्यमान स्थिर रख रहे हैं, वेग आधा कर दिया तो संवेग आधा हो जाएगा। और बच्चों ये बात कि संवेग एक सदिश राशि है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। मतलब अदिश और सदिश, एक द्रव्यमान क्या है अदिश राशि है और वेग क्या है सदिश राशि है। तो संवेग हो गया सदिश राशि, संवेग एक सदिश राशि है। और आगे बच्चों के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक और अन्य भौतिक राशि जिसका नाम है आवेग। आवेग क्या होता है, इसको इंग्लिश में इंपल्स कहते हैं। यदि कोई बल, यहां पर देखिए बच्चों, यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक, किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे, कोई बल है जो वस्तु पर बहुत कम समय के लिए कार्यरत रहता है, तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। जैसे बल और समय अंतराल के गुणनफल, समय अंतराल कितना होना चाहिए, बहुत अल्प होना चाहिए, तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। और आवेग इस तरह से लिखा जाता है, बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं वस्तु का। या आप लिख सकते हैं किसी वस्तु के संवेग में उत्पन्न परिवर्तन। आवेग क्या है, किसी वस्तु के संवेग में उत्पन्न परिवर्तन आवेग होता है। मतलब संवेग में परिवर्तन, जैसे कि mv2 माइनस mv1, ये संवेग p2 माइनस p1, संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, वो भी आवेग ही कहलाता है। संवेग में उत्पन्न परिवर्तन वस्तु का आवेग कहलाता है। और आवेग बराबर सीधा सीधी संवेग परिवर्तन, आवेग क्या होता है, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। और आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल, जो कि यहाँ दिखा है, ये बल गुना समय अंतराल के गुणनफल को भी आवेग कहते हैं। बच्चों आवेग एक सदिश राशि है। जिस तरह से संवेग सदिश राशि है, उसी तरह से आवेग भी एक सदिश राशि है। और आवेग का एसआई मात्रक आप न्यूटन सेकेंड, आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। बच्चों आवेग और संवेग में सबसे बड़ी बात है, आवेग और संवेग दोनों की मात्रक एक ही होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और आवेग भी एक सदिश राशि है, संवेग भी एक सदिश राशि है। आवेग और संवेग दोनों क्या हैं, एक सदिश राशि है। जो आवेग जो होगा, बल आवेग की जो बीमा होगी वही संवेग की भी बीमा होगी। यहाँ आवेग और संवेग दोनों समविमीय राशि है। आवेग और संवेग की जो बीमा, आवेग की जो बीमा होगी वही संवेग की बीमा होगी। तो आवेग और संवेग दोनों क्या हो जाएंगे, समविमीय राशि होंगे। आवेग सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि है। आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, उसी तरह से संवेग का भी एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आवेग का जो बीमा होगा वो होगा mlt-1 और संवेग का जो बीमा होगा वो भी होगा mlt-1। मतलब आवेग और संवेग दोनों का जो बीमीय सूत्र होगा वो होगा mlt-2। दोनों सदिश राशि है, दोनों की इकाई एक जैसी है, दोनों का इकाई भी क्या है, एक जैसा है। तो हमने ये बताया कि आवेग क्या है और संवेग क्या है। आवेग क्या है
किसी वस्तु पर कोई बल अगर किसी वस्तु पर बहुत कम समय अंतराल के लिए लगेगा तो वो जो उसके बल और कम समय अंतराल के गुणनफल को क्या लिखेंगे, आवेग लिखेंगे। तो ये हमने यहाँ बताने का प्रयास किया। तो बच्चों ये जो लेक्चर 14 है एसएससी सीजीएल के लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है, और हम जो है अगली क्लास में फिर आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ और कुछ प्रश्नों को लेकर। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।